आज की इस वीडियो में हम लोग जुलाई महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का रिवीजन करने वाले हैं। इस वीडियो में 1 तारीख से 15 तारीख तक का रिवीजन कराया जाएगा और आज ही दिन में हो सकता है पार्ट 2 आ जाए, नहीं तो कल मॉर्निंग में आ जाएगा। और दूसरे पार्ट में हम लोग 16 तारीख से 31 तारीख तक का करंट अफेयर का रिवीजन कर लेंगे जुलाई महीने का। तो दमदार एमसीक्यू होने वाले हैं। सबसे बेस्ट यहाँ पर क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है एक्सप्लेनेशन के साथ, उसके डिटेल्स के साथ। तो आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना है। अगर आप चाहते हो 100% आपका कवरेज हो, किसी भी प्रकार का करंट अफेयर ना छूटे, तो आप जो है ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए। इसकी पीडीएफ और क्विज आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप डेली, वीकली, मंथली सबकी क्विज, पीडीएफ और सब प्राप्त कर सकते हो यहाँ पर। और हमारी ई बुक्स वगैरह भी आती हैं, तो आप इसे एमजेटी ऐप पर प्राप्त कर सकते हो सब। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप किसने जीता? तो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप इस बार भारत ने जीत लिया है। भारत ने दोस्तों सेकेंड टाइम जीता हुआ है, दूसरी बार भारत ने जीता हुआ है टी20 वर्ल्ड कप। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में हराया है। ये बात ध्यान रखना। भारत किसकी कप्तानी में जीता है? रोहित शर्मा की कप्तानी में जीता हुआ है। इसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली और रविंद्र जडेजा, इन 3 खिलाड़ियों ने टी20 से, इंटरनेशनल से संन्यास भी घोषणा कर दी। ये भी ध्यान रखना। तो कहाँ आयोजित हुआ था, ये आपसे पूछा जा सकता है। अमेरिका और वेस्ट इंडीज में आयोजित हुआ था। 1 जून से 29 जून तक चला था। इस बार का 9वां संस्करण था ये। और भारत दूसरी बार विजेता बना है। पहली बार भारत 2007 में जीता था एमएस धोनी की कप्तानी में। इस बार भारत रोहित शर्मा की कप्तानी में जीता है। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान कौन थे? एडन मार्करम थे। बुमराह सबसे ज्यादा 15 विकेट लेकर के मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने। और विराट कोहली सबसे ज्यादा रन बनाए फाइनल मैच में, 76 रन, और इस वजह से फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच इन्हें चुना गया। इस बार के टी20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह, क्रिस गेल, उसेन बोल्ट और शाहिद अफरीदी को बनाया गया था। ठीक है। ये आपको इतनी डिटेल कम से कम टी20 वर्ल्ड कप से याद रखनी है। अगला, हाल ही में आईएमएफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? तो देखिए यहाँ पर आईएमएफ की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स आया और इसमें भारत को 72वां स्थान मिला। भारत 72वें स्थान पर रहा। टोटल 174 कंट्रीज के बीच में आईएमएफ ने ये डेटा कलेक्ट करके जारी किया था, अपना मतलब रिपोर्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस इंडेक्स। ठीक है। और इसमें टॉप पर रहा सिंगापुर, सेकंड पर डेनमार्क, थर्ड पर रहा अमेरिका। भारत की रैंक 72वीं थी। अगर आपसे स्कोर पूछा जाएगा तो 0.49 स्कोर के साथ ये 72वें स्थान पर रहा था। और पड़ोसी देशों में बांग्लादेश दोस्तों 113वें पर, श्रीलंका 92वें पर, चाइना 31वें पर रहा। और पाकिस्तान में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, उनको अभी पता ही नहीं है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की घोषणा की? तो ये योजना की घोषणा महाराष्ट्र सरकार ने की है, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। ठीक है। तो महाराष्ट्र सरकार ने इसे शुरू की है। इससे 21 वर्ष से 60 वर्ष की आयु की सभी महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह वित्तीय सहायता दी जाएगी। टोटल 4600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इस योजना के तहत। इसके अलावा सीएम अन्न छत्र योजना के तहत हर साल 5 सदस्यों वाले परिवारों को 3 मुफ्त सिलेंडर भी देने की घोषणा की है महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है। योजनाएं लगातार आ रही है महाराष्ट्र में, चुनाव होने वाली है। अगला, नए विदेश सचिव कौन बने? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा चर्चे में रहा इस महीने। नए विदेश सचिव दोस्तों बन गए हैं विक्रम मिस्री। अभी तक विनय मोहन क्वात्रा थे। विनय मोहन क्वात्रा जी को अमेरिका का राजदूत बना दिया गया है। अमेरिका के ये नए राजदूत बन गए हैं, अब राजदूत बन गए हैं। और विक्रम मिस्री को बना दिया गया है नया विदेश सचिव, फॉरेन सेक्रेटरी। फॉरेन सेक्रेटरी बहुत बड़ा पद होता है, विदेश मंत्री का समझ लो राइट हैंड है। तो विक्रम मिस्री अब होंगे विदेश सचिव। ठीक है। तो उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे, अब ये प्रमोट हुए हैं। ये 35वें नंबर के विदेश सचिव बने हैं। अगला, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो ये बन गई हैं दोस्तों शेफाली वर्मा। भारत की महिला खिलाड़ी, महिला क्रिकेट खिलाड़ी सबसे तेज दोहरा शतक अभी बनाई हुई हैं टेस्ट में। ठीक है। तो ये ओवरऑल पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सबसे तेज शतक बनाने वाली टेस्ट में बन गई हैं। इससे पहले दोहरा शतक सबसे तेज बनाने का कप्तान मिताली राज के नाम था भारत में, और अब ये दूसरी दोहरा शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी भारत की बन गई हैं। केवल 2 ही महिला खिलाड़ियों ने भारत की दोहरा शतक लगाए हुए हैं। ठीक है। तो इन्होंने 194 गेंद में दोहरा शतक यानी 200 रन बनाए। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला पहला देश कौन बना? तो देखिए भारत ने क्लेम किया है कि वो संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार कर लिया है। मतलब पूरी दुनिया में जितने भी स्पीसीज पाई जा रहे हैं उनकी एक लिस्ट तैयार हो चुकी है। और
इसमें 1,04,561 प्रजातियां शामिल हैं। तो ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने पशु वर्गीकरण शिखर सम्मेलन में इसकी घोषणा की है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के द्वारा यह तैयार किया गया है। अगला, निम्न में से कौन सा देश 3 जुलाई 2024 को नए बैंक नोट जारी करेगा? तो दोस्तों 3 जुलाई को नया बैंक नोट जारी किया जापान ने। जापान ने अपने करेंसी में थोड़ा सा सिक्योरिटी फीचर्स और ज़्यादा बढ़ा दिया है। साथ ही साथ यहाँ पर इसने अपने जो उनके जो समझ लीजिए जो लीडर रहे होंगे, जो महापुरुष रहे होंगे, उनके यहाँ के उनकी तस्वीरें लगा दी हैं। साथ ही साथ 3D हॉलमार्क लगाए हुए, मतलब सिक्योरिटी फीचर्स कुल मिलाकर के बढ़ाए गए यहाँ पर, ठीक है, इस नोट में। तो 3D में घूमता हुआ होलोग्राफी है और दुनिया का पहला लेटेस्ट ये क्लेम कर रहे हैं, सबसे एडवांस इनका नोट है। तो 2025 के अंत तक लगभग 7.5 बिलियन नए नोट ये मुद्रित करेंगे, प्रिंट करेंगे। अब इससे जो दृष्टिबाधित हैं, अंधे हैं, वो भी टच करके चिन्ह की पहचान की मदद से वो पता कर पाएंगे कौन सी नोट है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेहतर न्याय प्रदान करने के लिए गवाह संरक्षण योजना शुरू की? तो दोस्तों गवाह संरक्षण योजना ये शुरू किया है अभी हाल ही में असम राज्य सरकार ने। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत विटनेस की प्रोटेक्शन किया जाएगा। होता क्या है, गवाहों को रास्ते में, पहले तो बहुत होता था, फिल्मों वगैरह में भी आपने देखा होगा कि गवाह जा रहा है गवाही देने कोर्ट में, तो उसको रास्ते में ही गाड़ी पलटवा दी जाती थी। हालांकि अब यूपी सरकार में कुछ और लोगों की गाड़ी पलटती है। फिलहाल यहाँ असम सरकार जो है इसने बेहतर न्याय प्रदान करने के लिए गवाह संरक्षण योजना शुरू की है और इसके तहत गवाहों को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। अगर आपको याद हो तो अभी भारत में जो पहले आईपीसी, सीआरपीसी वगैरह चलती थी ना, उसको बदला गया, उसका नाम बदला गया है और बहुत सारी धाराओं में परिवर्तन किया गया। मैंने आपको इस पर डिटेल वीडियो दी हुई है, अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, तो उसी में है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो उसी की धारा 398 का यूज करते हुए इन्होंने असम गवाह संरक्षण योजना को मंजूरी दी है। अगला, दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय समुद्री युद्ध अभ्यास रिम्पैक 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? रिम्पैक ये दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास होता है। ये अमेरिका के पर्ल हार्बर में आयोजित किया गया। भारत की तरफ से आईएनएस शिवालिक भी गया था इसमें हिस्सा लेने। ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, तो इसमें बहुत सारे देश इसमें हिस्सा लिए। ठीक है, तो इसे रिम्पैक कहा जाता है। कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो आप बताइएगा रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज। क्या है? रिम ऑफ द पैसिफिक, इसीलिए रिम्पैक कहा गया। पैसिफिक प्रशांत महासागर को अंग्रेजी में कहते हैं। ओके, तो 29 देश इसमें शामिल हुए। अच्छा, भारतीय जब सेना यहाँ से लौट रही थी तो लौटते लौटते वो होप नाम की एक एक्सरसाइज की, होपेक्स नाम से, कहाँ पर? इजिप्ट में, मिस्र में होपेक्स नाम से एक एक्सरसाइज की, होप एक्स यानी होप एक्सरसाइज। अगला, हाल ही में भारतीय क्रिकेटर ने T20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, कौन है? तो ये देखिए, रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा, इन तीनों ने अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद से। तो ये T20 इंटरनेशनल नहीं खेलेंगे, है ना, लेकिन वनडे खेलेंगे और आईपीएल वगैरह भी खेलेंगे, क्योंकि आईपीएल वगैरह तो लीग मैचेस हैं, इंटरनेशनल T20 मैचेस नहीं खेलेंगे। ठीक है, तो अभी रिकॉर्ड्स की बात करें अगर, तो देखिए रोहित शर्मा के नाम T20 के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है, 4,231 रन। विराट कोहली के नाम T20 के इतिहास में 4,188 रन बनाने का रिकॉर्ड है। ठीक है, दूसरे सबसे ज्यादा स्कोरर हैं। और रविंद्र जडेजा जो है 74 T20 मैचेस में 515 रन और 54 विकेट भी लिए हैं। अगला, 3 से 4 जुलाई 2024 के मध्य कहां पर ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन हुआ? तो ग्लोबल इंडिया एआई समिट ये दोस्तों इस बार आयोजित हुआ नई दिल्ली में। ठीक है, ग्लोबल इंडिया एआई समिट, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर समिट ये थी, 3 से 4 जुलाई को हुई भारत मंडपम नई दिल्ली में। भारत मंडपम वही है जहां पर G20 हम लोगों ने होस्ट किया था। तो ग्लोबली एआई के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए, एआई का कैसे बेहतर यूज किया जाए, उसके जो ग्लिचेज हैं या उसके जो दुरुपयोग हैं उनसे कैसे बचा जाए, इसके लिए यहाँ पर समिट था। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसकी मेजबानी करी। किस देश ने वैश्विक स्तर पर अपने सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक सेबेक्स 2 का विकसित किया है? तो सेबेक्स 2 विकसित कर लिया है दोस्तों इंडिया ने। ये वैश्विक स्तर पर अपना सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक है। अपने पास जो भी विस्फोटक है उसमें नॉन न्यूक्लियर विस्फोटकों में सबसे ज्यादा खतरनाक वाला नॉन न्यूक्लियर विस्फोटक सेबेक्स 2 है। ठीक है, तो इंडिया ने इसे डेवलप कर लिया है, इसका परीक्षण भी किया है। ये TNT से 2.01 टाइम्स
ज्यादा लीथल है, मतलब ज्यादा पावरफुल है। ओके, तो इसे मेसर्स इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड नागपुर में बनाया गया है। अगला, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अभ्यास मैत्री हुआ? तो देखिए, मैत्री एक्सरसाइज ये थाईलैंड के साथ होती है, तो भारत और थाईलैंड के साथ ही ये हुआ। कहां पर हुआ, ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, तो आप बताइएगा। ये हुआ दोस्तों कहां पर? थाईलैंड में, थाईलैंड के चाक प्रांत के वचीरा प्रकरण में हुआ। तो 16 से 29 सितंबर 2019 में पिछला वाला हुआ था, तब वो उमरेई मेघालय में हुआ था। इस बार 1 जुलाई से 15 जुलाई तक चला थाईलैंड में। मैत्री अभ्यास 2006 से भारत और थाईलैंड के बीच हो रहा है। अगला, पशुपालकों पर टैक्स लगाने वाला पहला देश कौन सा बना? तो देखिए, पशुपालकों पर टैक्स लगाने वाला पहला देश बन गया है डेनमार्क। मतलब जो पशुपालक होंगे उन पर टैक्स लगेगा। अब देखिए, अब आपको ये सोच करके मतलब थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि पशुपालकों पर क्यों, पशुपालक तो अच्छा काम करते हैं, उन पर टैक्स क्यों? तो देखिए, डेनमार्क वो देश है जहां पर मिल्क का प्रोडक्शन बहुत भारी मात्रा में होता है, और मिल्क का प्रोडक्शन जो है, मिल्क का प्रोडक्शन और उसका एक्सपोर्टेशन यहाँ पर एक इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो ऐसे में यहाँ पर पशुपालक बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो उनका एक अच्छा खासा व्यापार है, तो उन पर टैक्स लगाना भी इनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उससे इकोनॉमी चलेगी। दूसरा कारण ये कि कार्बन डाइऑक्साइड टैक्स जो है ये इन्होंने लगाया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड टैक्स क्या होता है? क्योंकि जब पशुपालन करोगे तो उससे जो गोबर निकलती है, तो वो गोबर जो है गोबर गैस के भी रूप में यूज होती है, तो वहां से कार्बन एमिशन हो जाता है। इसके अलावा जब पशु या जीव जंतु कोई भी हैं, जब वो उनकी मृत्यु होती है तो वहां से भी मीथेन बनता है, आप जानते हो। तो इस वजह से इन सब चीजों को देखते हुए कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने टैक्स लगाने की घोषणा की है। ठीक है, तो 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को ये कम करने का लक्ष्य भी बनाकर चल रहे हैं कि 1990 के स्तर से 70% तक कम करेंगे। यहाँ पर आप एक संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट भी देख सकते हैं कि जो पशुधन मानव जनित मीथेन होता है ना, उसका उत्सर्जन दुनिया भर के मीथेन उत्सर्जन का 32% होता है। 32% रिस्पॉन्सिबल होता है पशुधन मानव जनित मीथेन। ठीक है, अगला, हाल ही में एयर इंडिया ने किस राज्य में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पायलट ट्रेनिंग स्कूल खोलने की घोषणा की है? तो एयर इंडिया जो है ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पायलट ट्रेनिंग स्कूल खोलेगा महाराष्ट्र में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें एयरबस भी सामने आ रहा है, और एयरबस टाटा के साथ मिलकर के ये खोल रहा है। ठीक है, एयर इंडिया टाटा की ही है, आप जानते हो टाटा ने इसको 18,000 करोड़ में खरीदा था अभी। तो टाटा ने साउथ एशिया का सबसे लार्जेस्ट ये फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल खोलने की घोषणा की है। क्यों ऐसा? ये ऐसा इसलिए खोलने की घोषणा की गई है क्योंकि आने वाले टाइम पर बहुत ज़्यादा पायलट की आवश्यकता होने वाली है, क्योंकि एक बड़ी डील हुई है एयरबस से, बहुत बड़ी डील हुई है एयरबस से। ठीक है ना, आपको पता होगा टाटा जो है 470 से ज़्यादा विमान खरीद रहा है, इनमें से 230 के आसपास में विमान एयरबस से खरीद रहा है, बाकी बोइंग से खरीद रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर देखिए, ये देखिए एयरबस और बोइंग के विमान हैं 470 टोटल। तो ये मेगा ऑर्डर के बाद पायलट की आवश्यकता होगी, तो इन पायलटों को ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पर ये ट्रेनिंग स्कूल खोला जा रहा है 200 करोड़ की लागत से, महाराष्ट्र के अमरावती जिले में। ठीक है, अगला, हाल ही में किस बैंक को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अटल पेंशन योजना वार्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया को सम्मानित किया गया है अटल पेंशन योजना वार्षिक पुरस्कार से। यहाँ पर आप देख सकते हो ये अवार्ड इनको दिया गया है, और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए बैंक ऑफ इंडिया को। ठीक है, तो SLBC झारखंड और BOI प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी साथ में पुरस्कार दिया गया। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है, रजनीश कर्नाटक इसके MD और CEO है। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस ये प्रत्येक वर्ष साथियों मनाया जाता है 3 जुलाई को। 3 जुलाई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल लेवल पर प्लास्टिक से मुक्ति कैसे मिले, प्लास्टिक का कैसे कम से कम उपयोग किया जाए, इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने की यहाँ पर जरूरत होती है, और इसीलिए मनाया जाता है। ठीक है, तो प्रकृति में विघटित ये 500 सालों तक रहता है। प्लास्टिक एक गंभीर समस्या है, आप सब जानते हो, 500 सालों तक ये कंपोज नहीं होता, डिकम्पोज नहीं होता है। समुद्री जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है, जल निकास प्रणाली को भी अवरुद्ध करता है, महासागर, नदियों, मिट्टियों, इन सबको प्रदूषित करता है, रिसाइकलिंग प्रक्रिया में भी ये बाधा डालता है। तो ये सभी समस्याएं होती हैं, इनको जनता को बताना जरूरी है, इसके लिए 3 जुलाई ये दिन डिसाइड किया गया है। अगला, जुलाई 2024 में भारत ने किस देश के साथ रुपया क्यात व्यापार प्रणाली शुरू की? तो क्यात क्यात कहाँ की मुद्रा है?
बुरमिस क्यात, ये म्यांमार की मुद्रा है। तो भारत और म्यांमार के बीच में अभी व्यापार प्रणाली शुरू की गई, रुपया क्यात व्यापार प्रणाली। मतलब इसका ये कि भारत और म्यांमार मिल करके 1 करोड़ रुपए तक का पल्सेज एक्सपोर्ट करेंगे। भारत एक्सपोर्ट करेगा म्यांमार को रूपी क्यात में, ठीक है। तो ये डील रूपी क्यात में होगी, कोई भी डॉलर इसमें यूज नहीं किए जाएंगे। अमूमन जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना इंटरनेशनल, उसमें वो डॉलर में होते हैं, और इसको ट्रांजेक्शन को कराने में बिचौलिया का काम करता है स्विफ्ट, ठीक है ना। स्विफ्ट एक अथॉरिटी है जो बिचौलिया का काम करती है, मतलब डॉलर में ये ट्रांजेक्शन्स कराती है एक देश से दूसरे देश के बीच में जब भी कोई डील होता है। लेकिन जब कभी अमेरिका का मन करता है किसी देश पर लगाने को सैंक्शन, तो वो स्विफ्ट सैंक्शन लगा देती है। बहुत बड़ा सैंक्शन होता है, रसिया पर लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर भारत कुछ और तलाश कर रहा है, अपने रिलेशन, अपने आस पड़ोस में ऐसे रिलेशन बिल्डअप कर रहा है कि जिससे अगर कुछ आगे चलकर कुछ लोग करना भी चाहें कुछ ना, तब भी वो भारत को इफेक्ट ना डाले, भारत के पड़ोसी देशों से कम व्यापार चलता रहे, ठीक है। तो ये स्विफ्ट सैंक्शन को बाईपास करने के लिए समझ लो सिस्टम है, रुपया क्यात व्यापार प्रणाली। भारत इसके तहत पहली बार 1 करोड़ रुपए से अधिक का दालों का निर्यात कर रहा है। किसका निर्यात? दाल का, पल्सेस का। अगला, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एनटीआर भरोसा पेंशन योजना शुरू की? तो एनटीआर भरोसा पेंशन योजना, देखिए जब तक वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी थे तब तक आंध्र प्रदेश में वाईएसआर से नाम से योजनाएं आती थी। अब आ गए हैं दोस्तों एनटीआर के रिश्तेदार, तो एनटीआर के रिश्तेदार अब आ गए हैं चंद्रबाबू नायडू। तो ये एनटीआर के नाम से योजनाएं लॉन्च करेंगे और करना शुरू कर दिए हैं। तो आंध्र प्रदेश आप आंखें बंद करके लगा देना, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एनटीआर भरोसा पेंशन योजना शुरू की है। इसके तहत क्या किया जाएगा? इसके तहत 4,400 करोड़ पेंशन को एक्सटेंड किया जाएगा। 65 लाख अंडर एनटीआर भरोसा योजना के तहत ये घोषणा की गई है कि वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। किसको किसको? जो वृद्ध होंगे, विधवा होंगे, बुनकर होंगे, उनको 4,000 रुपए प्रतिमाह। जो विकलांग होंगे, कुष्ठ रोगी होंगे, उनको 6,000 रुपए प्रतिमाह। जो गंभीर रूप से विकलांग होंगे उनको 15,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। अगला, भारत की टी20 इंटरनेशनल विश्व कप जीतने के बाद नंबर 1 टी20 इंटरनेशनल ऑलराउंडर खिलाड़ी कौन बने? तो ये बन गए हैं दोस्तों हार्दिक पांड्या। तो टी20 ऑलराउंडर खिलाड़ी ये इंटरनेशनल की रैंकिंग में बन गए हैं, और आपने देखा इनका मतलब योगदान भी अच्छा खासा था फाइनल मैच में, ठीक है। फाइनल मैच भारत ने जीता, और इनकी लाइफ की स्टाइल के बारे में बाकी सब आप जान ही रहे हो, सब कुछ क्या क्या घटित हुआ इनके साथ। तो टी20 विश्व कप विजेता भारत है, ये बात ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। किस बैंक ने 15 मिनट का ऑनलाइन लोन सॉल्यूशन एमएसएमई सहज लॉन्च किया? 15 मिनट में ऑनलाइन लोन मिलेगा एमएसएमईज को। जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं उनको एमएसएमई सहज के तहत मात्र 15 मिनट में ऑनलाइन लोन मिलेगा। कौन है वो? वो है एसबीआई बैंक, जिसने ये शुरू की है। एसबीआई ने ये लॉन्च किया है 15 मिनट में फैसिलिटी फॉर एमएसएमई टू अवेल लोन अगेंस्ट सेल इनवाइस, ठीक है। तो सेल इनवाइस को दिखा करके ये होगा, ऐसा नहीं है कि तुरंत मिल जाएगा जितना मन हो उतना। तो जीएसटी पंजीकृत बिक्री चालानों के विरुद्ध ये तेजी से बिना किसी कठिनाई के ऋण देने के लिए है। एसबीआई के नए अध्यक्ष अब बन गए हैं चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, तो इनका नाम याद रखना, अपडेटेड हो जाओ। एसबीआई के नए अध्यक्ष अब बन गए हैं। दिनेश कुमार खारा ये इससे पहले थे। एससीओ शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? संघाई शिखर सम्मेलन, बहुत इंपॉर्टेंट है संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन। तो एससीओ समिट इस बार हुई अस्ताना कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। पीएम मोदी को जाना था लेकिन गए नहीं वहां पर, और ये समिट हुई 24वीं समिट थी। बेलारूस को इसका 10वां पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना। बेलारूस 10वां सदस्य बन गया है। एससीओ भी अब ताकतवर हो रहा है ब्रिक्स की तरह ही। ब्रिक्स में भी अब याद हो अगर आपको तो 5 देश नए जुड़े हैं और 5 देश पहले से थे, 10 देश इसमें हो गए। एससीओ में भी अब 10 देश हो गए। आसियान में 10 देश हैं ही, आसियान में 10 देश हैं ही। तो अब ये सब जो है ना, ये एशिया और दक्षिण एशिया के संगठन है। सार्क हो गया, ठीक है ना, सार्क हो गया। तो ये सभी जो है जिसमें भारत है, आसियान में भारत नहीं है लेकिन सार्क में, ब्रिक्स में, एससीओ में इसमें भारत सदस्य है। तो हम लोग जो है ना, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके लिए एक तोड़ ढूंढ रहे हैं, एक प्रकार से अपना संगठन बनाया, जैसे वो लोग न बना के रखे थे ना अब तक, G7 हो गया, उनका नाटो हो गया वगैरह वगैरह, ऐसे हम लोग भी यहाँ पर अपना लेकर चल रहे हैं। फिलहाल बेलारूस 10वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। 9वां सदस्य ईरान शामिल हुआ था, ईरान 2023 में शामिल हुआ था, बेलारूस 2024 में। भारत और पाकिस्तान, बड़ा पूछा गया है क्वेश्चन, कब शामिल हुआ था एससीओ से? 2017 में शामिल हुआ है। कई बार क्वेश्चन बना है
ये फिर से बनेगा। याद रखना 2001 में स्थापना हुई थी संघाई सहयोग संगठन की, बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, आगे यही ऐसा क्वेश्चन है कि यहाँ से बनना तय है, तो इसको आप अच्छे से रट डालो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 जुलाई को भारत के किस आयोग ने संपूर्णता अभियान शुरू किया? तो संपूर्णता अभियान दोस्तों अभी हाल ही में नीति आयोग ने शुरू किया है। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसने संपूर्णता अभियान शुरू किया है 4 जुलाई को। क्यों? जिससे ये फोकस कर सके हेल्थ, न्यूट्रिशन और एग्रीकल्चर पर, यानी स्वास्थ्य, पोषण और कृषि पर। तो इसके लिए 112 आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी ब्लॉकों में 6 प्रमुख संकेतों पर संतृप्ति हासिल, मतलब उसको संपूर्ण करने के लिए ये उद्देश्य से शुरू किया गया है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की बात करें अगर, तो जनवरी 2018 में ये शुरू किया गया था। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम जनवरी 2023 में शुरू किया गया है। ओके, नीति आयोग की बात करें तो 1 जनवरी 2015 को स्थापित हुआ था। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष हैं पीएम मोदी, उपाध्यक्ष हैं सुमन केबेरी, सीईओ हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। उपाध्यक्ष और सीईओ ही पूछे जाते हैं, तो आप इसको याद रखना। अगला, जुलाई 2024 को झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ग्रहण की है? झारखंड के नए मुख्यमंत्री दोस्तों कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं हेमंत सोरेन। एक बार फिर से, चंपई सोरेन अभी बीच में कुछ दिन आए थे, जब ये जेल चले गए थे इस्तीफा देकर, तो फिर चंपई सोरेन आए थे, लेकिन अभी फिर से चंपई सोरेन को जो है इस्तीफा देना पड़ा और ये आकर के फिर से अपना पद ग्रहण किए। ओके, तो चंपई सोरेन शिक्षा मंत्री के रूप में आप काम करेंगे और हेमंत सोरेन फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए हैं। किस कंपनी ने अपने मर्चेंट पार्टनर्स के लिए हेल्थ साथी योजना शुरू की? तो अभी मर्चेंट पार्टनर्स के लिए हेल्थ साथी योजना शुरू की है दोस्तों पेटीएम ने। पेटीएम पेमेंट बैंक पर बहुत बड़ा एक्शन अभी आरबीआई ने लिया था कुछ महीनों पहले, मार्च में। ठीक है, पूरा बंद ही कर दिया, मतलब पेटीएम पेमेंट बैंक ही। लेकिन अब धीरे धीरे फिर से कुछ और बैंकों के साथ टाई अप करके ये फिर से उठने की कोशिश कर रहा है। अभी इसने अपने मर्चेंट पार्टनर्स के लिए हेल्थ साथी स्कीम शुरू की है। इसी के चक्कर में एनजेटी ऐप 3-4 महीने ठप्प पड़ा रहा पेटीएम पर भरोसा करके। फिलहाल अभी तो हम लोगों ने फोन पे का गेटवे लगवा लिया है, जल्द ही अपडेट आपके सामने आ जाएगा। तो हेल्थ साथी स्कीम इन्होंने शुरू की है। पेटीएम की स्थापना 2010 में हुई थी, नोएडा में हेडक्वार्टर है, विजय शेखर शर्मा इसके सीईओ हैं। अगला, इसके अलावा देखिए आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से मैं बता दूं, सामान्य विज्ञान की ई बुक आ चुकी है। यूपी जीके और करंट अफेयर की अपडेटेड जुलाई 2024 तक की अपडेटेड आ चुकी है ई बुक। इसके अलावा 6 मंथ की ई बुक आ चुकी है, करंट अफेयर जनवरी से जून तक की, जुलाई की ई बुक आ चुकी है। ये सारी ई बुक्स जो भी आपको लेना है फटाफट से इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ले डालो और पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दो। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सभी ई बुक्स अवेलेबल हैं, यूपी जीके को छोड़ करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे पहला के सरस्वती अम्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आप लोग अगर डिमांड करोगे तो यूपी जीके वाला भी मैं ट्रांसलेट करवा दूंगा। यूपी जीके के जो ज़्यादा विद्यार्थी होते हैं तो वो अभी तक उतना ज़्यादा डिमांड आती नहीं इंग्लिश में, इसलिए वो केवल हिंदी में, बाकी सब इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। पहला के सरस्वती अम्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में दोस्तों पी गीता जी को सम्मानित किया गया है के सरस्वती अम्मा पुरस्कार से। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे पी गीता विंस फर्स्ट एवर के सरस्वती अम्मा अवार्ड। पी गीता कौन है? ये दोस्तों नारीवाद साहित्य और अध्ययन की महत्वपूर्ण मान्यता के रूप में लेखिका और आलोचक के रूप में जानी जाती हैं। विंग्स केरल के द्वारा इनको दिया गया है। विंग्स मतलब विमेन इंटीग्रेशन एंड ग्रोथ थ्रू स्पोर्ट। तो लैंगिक समानता पर इनका कार्यक्रम काम काफी क्रांतिकारी रहा है और इसको देखते हुए इनको ये अवार्ड दिया गया है। अगला, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये लगातार चर्चे में रहा इस महीने और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। और अभी वीडियो के एंड तक होते होते या फिर आप कहो कि अगले पार्ट में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पाओगे। जो आने वाले क्वेश्चन है उसको मैं यहीं पर रिवाइज करा दे रहा हूं, जिससे आप बार बार जब उनको आने वाले टाइम पर पाओ तो आपका रिवीजन होता जाए और ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाए। याद रखना ये क्वेश्चन वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 46वें विश्व धरोहर समिति की मेजबानी भारत ने की। भारत पहली बार मेजबानी किया, पहली बार भारत ने मेजबानी की। कहां पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ। इस बार क्या खास रहा? इस बार 2 चीजें बहुत खास रही। एक तो 24 ऐसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट शामिल किए गए। वर्ल्ड हेरिटेज साइट 24 दुनिया भर से शामिल किए गए। इसमें एक भारत का भी था। भारत का था चराई देव मैदान। चराई देव मैदान, ठीक है ना, ये कहां पर स्थित है? तो ये पूछा जाएगा आपसे। तो ये असम में स्थित है। अच्छा, ये कौन सा बना है भारत का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो आप बताओगे 43वां बना है।
ठीक है ना, 43वां बना है। 41वां और 42वां कौन बना था भाई, तो 41वां और 41वां बना था शांति निकेतन पश्चिम बंगाल का, 42वां बना था होयसला मंदिर कर्नाटक का। ठीक है, ये सब याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ये सेशन करने जा रहा है 21 जुलाई से 31 जुलाई तक ये चला, अब तो समाप्त भी हो गया है, भारत मंडपम में हुआ। विश्व धरोहर समिति में 21 सदस्य हैं वर्तमान में। अगला, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो मोहन यादव कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? ये हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के। इन्होंने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। अभी दोस्तों 10 राज्यों के राज्यपाल भी चेंज हुए हैं और बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री भी चेंज हुए हैं। तो इस पर मैं आज या कल में आपको, आज तो नहीं हो पाएगा, कल मैं आपको वीडियो दूंगा नए मुख्यमंत्री और राज्यपाल, बिल्कुल मैप की सहायता से राज्यों से रिलेटेड स्टैटिक जीके के साथ में पूरा का पूरा आपको वीडियो मिलेगी आज शाम तक या फिर कल तक। ठीक है, तो लोकपथ मोबाइल ऐप जो है मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया, मध्य प्रदेश के सीएम के द्वारा। इसका क्या उद्देश्य होगा? लोकपथ यानी लोगों का पथ, जनता का पथ, जनता का रास्ता। तो आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हुई थी एक लेडीज का, कि जिन्होंने बताया कि 29 की 29 सीटें तो दिलवा दिए हैं मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री जी, अब तो रोड बनवा दीजिए, पीछे रोड खराब थी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट भी पड़ा और इन्होंने ये स्कीम शुरू की कि अब कोई भी हो, वो सोशल मीडिया पर अगर उनके रास्ते में रोड पर कोई गड्ढा है, कोई ऐसा कुछ है, उसकी वीडियो बना करके डाले तो वहां पर जल्द ही उसका गड्ढे पे फोटो लेकर के मतलब कि समाधान किया जाएगा। ठीक है, तो ये वहीं से कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन है इनका। अगला, हिंदी में एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा के साथ कौन सा ऐसा राज्य करने वाला दूसरा राज्य बनने जा रहा है? तो देखिए, हिंदी में एमबीबीएस पाठ्यक्रम अब कंप्लीट कराएगा बिहार भी। पहला राज्य मध्य प्रदेश था, सबसे पहले मध्य प्रदेश ने शुरू किया था, अब बिहार ने भी ये घोषणा कर दी है कि हम भी कराएंगे। ठीक है ना, एमबीबीएस हिंदी में। एमबीबीएस जानते हो आप कि ये बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी कहलाता है, फुल फॉर्म इसका होता है। तो ये बिहार करवाएगी। नीट यूजी 2024 परीक्षा पास करने वाले छात्रों के लिए होगा, पेपर लीक यहीं से हुआ था। ठीक है ना, बिहार में। और फिलहाल कह रहे हैं हिंदी में कराएंगे, पहले पेपर तो ढंग से करा दो। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं जस्टिस सीलू नागू। जस्टिस सीलू नागू, यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, जस्टिस सीलू नागू अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। ओके, तो न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का नया न्यायाधीश नियुक्त किया गया है और इनको पंजाब और हरियाणा का नया न्यायाधीश। अगला, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव्स डे, ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस होता है और इसको प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 6 जुलाई को। भारत में अगर आपको पता हो तो एक सहकारिता मंत्रालय भी बनाया गया है और अमित शाह जी इसके मंत्री हैं। अमित शाह जी केंद्रीय सहकारिता मंत्री भी हैं, गृह मंत्री के साथ साथ। ठीक है ना, तो कोऑपरेशन बिल्ड्स ए बेटर फ्यूचर फॉर ऑल, इस थीम के साथ 6 जुलाई को मनाया गया। अगला, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कितने लोगों को 2024 का वीरता पुरस्कार दिया? तो 2024 का वीरता पुरस्कार पाए हैं 36 लोग। राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रपति भवन में इसकी घोषणा की है। इसमें 10 कीर्ति चक्र विजेता हैं और 26 शौर्य चक्र विजेता हैं। ये शांति के टाइम का दिया जाने वाला वीरता पुरस्कार है, दूसरा और तीसरा नंबर का। शांति के क्षेत्र में सबसे बड़ा होता है अशोक चक्र, और दूसरे पर होता है कीर्ति चक्र, और तीसरे पर होता है शौर्य चक्र। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा नंबर का दिया गया है, और 10 कीर्ति चक्र, 26 शौर्य चक्र। इसमें 7 कीर्ति चक्र विजेता मरणोपरांत पाए हैं और 7 शौर्य चक्र विजेता मरणोपरांत पाए हुए हैं। अगला, दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग की खोज कहाँ की गई? तो दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग इंडोनेशिया में खोजी गई है। यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से दीवार में, गुफा में सुअर की पेंटिंग मिली हुई है और ये दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग मानी जा रही है। 51,200 साल पुरानी। सोचो, 51,200 साल पुरानी। ईसा मसीह के जन्म से अभी हम लोग 2024 में चल रहे हैं, 2024 में मात्र, और आप सोचो 51,000 साल पुरानी ये तस्वीर है। अगला, भारतीय सेना द्वारा पहली बार शामिल किया गया 4G मोबाइल बेस स्टेशन को किस कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया है? तो इसको बनाया है सिग्नल ट्रान ने। सिग्नल ट्रान एक कंपनी है जो भारतीय सेना के लिए इक्विपमेंट स्पेशल तौर पर तैयार करती है। इसने 4G मोबाइल बेस स्टेशन स्थापित किया है भारतीय सेना के लिए। देखिए, भारतीय सेना को ये जनरल टावर का यूज नहीं दिया जा सकता क्योंकि इसमें बहुत सारे इंटरफ्रेंस हो सकते हैं,
हैकिंग वगैरह की समस्या हो सकती है, इसलिए स्पेशल तौर पर इनके लिए कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप किया जाता है। तो 4G बेस स्टेशन बना करके 4G कम्युनिकेशन सिस्टम सिग्नलट्रॉन ने डेवलप किया है। किसके लिए? भारतीय सेना के लिए। झारखंड हाईकोर्ट का 15वां चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया? तो झारखंड हाईकोर्ट के नए और 15वें नंबर के चीफ जस्टिस बन गए हैं जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी। जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी टेक ओथ एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट। तो न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा जी के स्थान पर ये आए हुए हैं और सीपी राधाकृष्णन जी जो कि गवर्नर हैं, इन्होंने इनको शपथ दिलाई है। ठीक है, हालांकि अब सीपी राधाकृष्णन नए राज्यपाल बन चुके हैं महाराष्ट्र के, ठीक है ना, रमेश बैस जी की जगह पर आए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों की वीडियो जल्द आपको मिलेगी। अगला, 27 जुलाई 2024 को शुरू होने वाले 133वें डूरंड कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 133वां डूरंड कप, इसका आयोजन कोलकाता, कोकराझार, जमशेदपुर, शिलांग, इन चारों जगहों पर किया जाएगा। ठीक है, यानी पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड और मेघालय 4 राज्यों में आयोजित किया जाएगा। डूरंड कप दोस्तों एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट होता है। किसका? फुटबॉल का। फुटबॉल का ये टूर्नामेंट है, एशिया का सबसे पुराना। ठीक है ना, तो इस बार इसका 133वां संस्करण होने जा रहा है। 132वां वाला मोहन बागान सुपर जायंट ने जीता था। अगला, 9 से 11 जुलाई तक कहां पर नाटो समिट आयोजित की गई? तो नाटो शिखर सम्मेलन ये दोस्तों हुआ अमेरिका में। ठीक है ना, देखिए रूस तो इसका पार्ट ही नहीं है, अमेरिका भी, यूक्रेन भी पार्ट नहीं है, भारत भी पार्ट नहीं है। ऑप्शन बनाने वाले ने गलत ऑप्शन सेट किया है। ठीक है ना, तो बेटर ऑप्शन सेलेक्ट किया जा सकता था। फिलहाल नाटो समिट जो है 9 से 11 जुलाई को होगी अमेरिका में, वाशिंगटन डीसी में होगी। क्या मतलब? हो गई है 9 से 11 जुलाई के बीच में। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके 32 सदस्य देश हैं। नए अध्यक्ष बने हैं मार्क रूटे, इनका नाम याद रखना, ये नए अध्यक्ष हैं, नए अध्यक्ष हैं। ठीक है ना, जेम्स स्टोलनबर्ग की जगह पर आए हैं। 32 देश हो चुके हैं। 31वां देश जुड़ा था फिनलैंड, फिनलैंड, और 32वां कौन सा जुड़ा? स्वीडन। यही तो पूछा जाएगा, यही तो पूछा जाएगा, नोट कर लो। 32वां स्वीडन, 31वां फिनलैंड। मेरे स्टूडेंट हो तो ये सब क्वेश्चन आपके नहीं गलत होना चाहिए। वर्ल्ड लेवल के, वर्ल्ड अफेयर के जो क्वेश्चन है वो तो बिल्कुल नहीं गलत होने चाहिए। बहुत अच्छे से मैं सबसे बेस्ट तरीके से वर्ल्ड अफेयर आपको कवर कराता हूँ यहाँ पर डेली करंट अफेयर में। आपको कहीं पर भी जाकर देख लोगे, लोग वन लाइनर और वैसे ही बता करके निकल जाते हैं। सबसे डिटेल, सबसे बेस्ट कहानी के साथ पूरा आपको वर्ल्ड अफेयर की जानकारी यहाँ पर दी जाती है। तो आपका वर्ल्ड अफेयर के क्वेश्चन अगर गलत होगा मेरे स्टूडेंट होने के बावजूद, तब भाई मुझे बहुत बुरा लगेगा। ठीक है ना, नेशनल वाला तो सभी लोग चलो आसान होता है बता देते हैं, वर्ल्ड वाला भी, यही तो यूनिकनेस है एमजेटी एजुकेशन की। हाल ही में किसके द्वारा भारत के आधुनिक हल्के टैंक जोरावर का नामकरण किया गया? तो भारत का सबसे आधुनिक, सबसे हल्का टैंक भी बन गया है, नाम है जोरावर। बनाया किसने? डीआरडीओ ने। भाई डिफेंस से रिलेटेड कोई भी डेवलपमेंट होगी, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट, तो इसके लिए तो यही तो ऑर्गेनाइजेशन है, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो भारत डिफेंस सेक्टर में जो भी चीज डेवलप करता है, कहीं न कहीं डीआरडीओ का योगदान इसमें रहता ही है। तो 2 वर्षों में एल&टी के साथ मिलकर डीआरडीओ ने डिजाइन किया है। मात्र 25 टन इसका मतलब कि वजन है। इसी वजह से ये सबसे हल्का, सबसे आधुनिक टैंक माना जा रहा है। गुजरात के हजीरा प्लांट में इसका निर्माण किया गया। अगला, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने अपना नाम बदलकर क्या रख दिया है? इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने अपना नाम बदलकर सम्मान कैपिटल कर दिया है। तो भाई अब इनका नाम होगा सम्मान, भाई को चाहिए इज्जत। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जो है अब सम्मान कैपिटल के नाम से जाना जाएगा। अगला, रेचल रीव्स किस देश की पहली महिला वित्त मंत्री बनी? तो अभी देखिए ब्रिटेन में चुनाव हुआ और ब्रिटेन में नए प्रधानमंत्री बन गए, ऋषि सुनक चले गए। कमेंट करके मुझे बताओ नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, अभी आगे मैं बताऊंगा ही, लेकिन आप पहले कमेंट करके बताओ। रेचल रीव्स जो है वहां की वित्त मंत्री बनी है। तो ब्रिटेन लगा दो, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बन गई हैं यूके की फर्स्ट फीमेल चांसलर। सोचो, यूके इतना ज्यादा ज्ञान देता है सबको, आज तक यहाँ पर इसने वित्त मंत्री के रूप में, फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में किसी लेडी को नहीं नियुक्त किया था। ठीक है ना, बैंक ऑफ इंग्लैंड के पूर्व अर्थशास्त्री रही हैं ये। बैंक ऑफ इंग्लैंड आप जानते हो ये बहुत बड़ा बैंक है, यहीं से अभी आरबीआई ने 200 टन सोने मंगवाए थे, याद होगा आपको। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास हम लोगों ने वहां पर रखे हुए हैं रिजर्व में। ठीक है, लेबर पार्टी से हैं ये। लेबर पार्टी जो है कंजर्वेटिव शासन को अब समाप्त कर दी है
और नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर बन गए हैं और कंजर्वेटिव पार्टी से थे ऋषि सुनक। ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय हैं। अगला, जनरेटिव एआई इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? जनरेटिव एआई इनोवेशन इंडेक्स में। तो जनरेटिव एआई इनोवेशन इंडेक्स में भारत पहुंच गया है 5वें स्थान पर। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल बिजनेस स्टैंडर्ड का, इंडिया रैंक 5th इन जनरेटिव एआई इनोवेशन, चाइना लीड्स, चाइना है भैया टॉप पर। जनरेटिव एआई 38,210 पेटेंट के साथ चाइना टॉप पर चल रहा है, भारत 1,350 पेटेंट के साथ, देखिए कितना अंतर है। अमेरिका 6,276 पेटेंट के साथ दूसरे पर है, पहले और दूसरे में भी देख लो कितना अंतर है। साउथ कोरिया तीसरे पर, चौथे पर जापान है। तो जनरेटिव एआई इनोवेशन इंडेक्स है ये। अगला, पीएम मोदी ने कहां पर गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? पीएम मोदी को कहां पर सम्मानित किया गया है? तो ये रसिया के अभी दौरे पर गए हुए थे और इनको गार्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया, साथ ही साथ वहां का सबसे बड़ा पुरस्कार भी दिया गया, सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भी दिया गया। अभी उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो पीएम मोदी को वार्म वेलकम तो वहां मिला भी। 22वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन रहा 2024 में, तो इसके लिए वहां पर ये गए थे पीएम मोदी जी। ऑर्डर ऑफ द होली एपोस्टल एंड्रू द फर्स्ट 2019 में घोषणा की गई थी, अभी 2024 में इनको दिया गया है। ठीक है, विनय कुमार जी भारत के राजदूत हैं रूस में। टाटा पावर ने कहां पर, किस राज्य में घर घर सोलर टाटा पावर के संग अभियान शुरू किया? तो यूपी जीके में ये क्वेश्चन मैंने कवर कराया था अभी। उत्तर प्रदेश में टाटा पावर ने घर घर सोलर टाटा पावर के संग नाम से एक कैंपेन शुरू किया, जिससे ज्यादा लोग टाटा पावर की मदद से सोलर पैनल लगवा सकें, उसकी कंपनी का लगवा सके। तो वाराणसी से इसकी शुरुआत हुई है। 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी 3 किलोवाट तक की स्थापना के लिए लोगों को मिलेगी। केंद्र सरकार से 78,000 रुपए, राज्य सरकार से 30,000 रुपए मिलेंगे। तो टोटल इतना सब्सिडी मिलेगी, बाकी का जितने का आप लगवाओ। ठीक है, तो टाटा पावर के सीईओ हैं प्रवीर सिन्हा। आपको इससे रिलेटेड मिलता जुलता क्वेश्चन बता दूं, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना याद रखना, जिसके तहत 1 करोड़ घरों पर रूफ टॉप यानी कि यही सोलर पैनल लगवाने की बात की गई है। और प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली सूर्य घर योजना, इसके तहत 300 यूनिट तक जो भी रूफ टॉप यूज करेंगे उनको 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। अगला, हाल ही में किसको फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर ये मिला है दोस्तों रोशनी नादर मल्होत्रा को। रोशनी नादर मल्होत्रा HCL की चेयरपर्सन है। HCL हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, ये शिव नादर की बेटी हैं। शिव नादर ये फाउंडर और चेयरपर्सन है। ठीक है ना, चेयरपर्सन मतलब कि चेयरमैन अमरेटिस हैं भी, अभी तो चेयरपर्सन का काम ये देख रही हैं। तो HCL की ये चेयरपर्सन है वर्तमान में, और इन्होंने जो फ्रांस को जो इकोनॉमी दी है HCL की वजह से, जो उनके इकोनॉमी में बूस्टअप दिया है, इसके लिए यहाँ पर उनका सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये मिला है, सेवेलियर डी ला लीजन डी होनूर या नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। अगला, 2024 एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? इसको जीत लिया है ध्रुव सितवाला ने। इन्होंने हराया किसको पता है? पंकज आडवाणी को, दी पंकज आडवाणी। तो ध्रुव सितवाला ने जीत लिया है, साथ ही साथ इनकी एक और जोड़ीदार है अनुपमा रामचंद्रन, इन्होंने भी जीत लिया है। तो अनुपमा रामचंद्रन ने स्नूकर जीता है चैंपियनशिप, और ध्रुव सितवाला ने एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती है, रियाद में आयोजित किया गया था। अगला, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। दुनिया की आबादी 8 अरब पार कर चुकी है। भारत की आबादी 144 करोड़ पार कर चुकी है। दूसरे पर चाइना है 141 करोड़ आबादी के साथ। चाइना की आबादी पिछले साल के मुकाबले घटी है, जबकि भारत की आबादी बढ़ ही रही है। 145 हो गया है शायद, लगभग में अब 145 हो गया, 144 तो पिछली साल ही थी। तो ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा डाटा जो जारी किया गया है वो मैं बता रहा हूँ, अभी भारत सरकार ने जनगणना जारी नहीं की है। लीविंग नो वन बिहाइंड मेकिंग एवरीवन काउंट, ये इस बार की थीम है विश्व जनसंख्या दिवस की। पहली बार 1990 को मनाया गया था, और 15 नवंबर 2022 को वैश्विक मानव जनसंख्या 8 अरब को पार कर गई है। अगला, यूनेस्को के द्वारा कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए गए? यूनेस्को ने दोस्तों अभी दुनिया भर में 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व नॉमिनेट किए हैं। ध्यान रखना, यूनेस्को ये सब काम करता रहता है।
क्योंकि इसका काम ही है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जितने भी कल्चर, साइंटिफिक और एजुकेशन से रिलेटेड चीजें हैं उनको ये देखता है। 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व इसने घोषित किए हैं, मतलब आने वाले दिनों में ये 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व में उनकी रिजर्व करने का काम करेगा, संरक्षण करने का काम करेगा। कोई भी दिक्कत आएगी तो उनको ये सहायता करेगा। 11 कंट्रीज में ये 11 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ये 11 कंट्रीज में कोलंबिया, डोमिनिकन गणराज्य, इटली, मंगोलिया, नीदरलैंड, फिलीपींस, कोरिया, स्लोवेनिया, स्पेन, ये सभी हैं। यूनेस्को के बारे में अभी मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई थी। 1945 में स्थापना हुई, पेरिस में हेडक्वार्टर है, आंद्रिया जोली इसके अध्यक्ष हैं। भारत ने अभी 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता की। ठीक है ना, नई दिल्ली में, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला, अभी के टाइम कितने हो गए हैं? 176 देशों में अब टोटल 759 साइट हो गई हैं बायोस्फीयर की। अगला, भारत का कौन सा राज्य सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य बना? रोड सेफ्टी कार्य योजना ये अपनाने वाला राजस्थान बन गया है पहला राज्य। ठीक है, यहाँ पर द हिंदू का आर्टिकल है आपके सामने। राजस्थान टू बिकम फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट ए रोड सेफ्टी एक्शन प्लान फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर। अगले 10 सालों तक ये ऐसा करेंगे कि यातायात दुर्घटनाओं में जिससे 50% तक की कमी आए। तो आने वाले दिनों में ये कई चरणों में से लागू करेंगे, धीरे धीरे करके। ओके, अगला, किस पुलिस फोर्स ने श्रीनगर में गो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान शुरू किया? गो विद द ट्रीज, तो ये अभी श्रीनगर में शुरू किया गया है। किसके द्वारा? बीएसएफ के द्वारा। देखिए एक चीज और है, भारत में सीएपीएफ होता है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। ठीक है, तो सीएपीएफ जो होता है इसमें बहुत सारी फोर्सेज आती हैं। सीआरपीएफ हो गया आपका, असम राइफल्स हो गया, इसके अलावा बीएसएफ हो गया, ठीक है ना, सीआईएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया। ठीक है, बहुत सारी ऐसी फोर्सेज होती हैं, 7 होती हैं टोटल, 7 से 8। अब इसमें सीआरपीएफ जो हो गया और बीएसएफ जो हो गया, ये दोनों जम्मू कश्मीर में भी काम करते हैं। मोस्टली बीएसएफ जो है ये तो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर राजस्थान वाले एरिया में ज़्यादा काम करते हैं। सीआरपीएफ जो है जम्मू कश्मीर में भी काम करता है। आरपीएफ जो होता है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो होता है, ये तो रेलवे के लिए काम करता है। सीआईएसएफ जो होता है ये सेंट्रल इंडस्ट्रीज सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, ये आपके इंडस्ट्रीज हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, इन सब पर काम करते हैं। तो आप जो एयरपोर्ट वगैरह देखते हो ना, जो सिक्योरिटी लगी रहती है, वो यहाँ पर यही होते हैं। एग्जाम्स वगैरह कराना हो या फिर जो सेल भेल एनटीपीसी, ये सब जो महारत्न कंपनियां हैं, इनकी जो सिक्योरिटी होती है, ये सब ये देखते हैं। एसएसबी जो होता है ये बांग्लादेश का वाला बॉर्डर देखता है, सिक्किम पर कुछ स्थानों पर लगता है। असम राइफल्स जो होते हैं ये असम और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में लगा रहता है। ये सभी काम है। आईटीबीपी एक है, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, तो ये इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर पर लगता है। तो ये मैं आपको बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन बताया, उसको ध्यान रखना। वैसे डायरेक्टली पूछा नहीं जाएगा, लेकिन बस जनरल नॉलेज के लिए ध्यान रखना। बीएसएफ ने ये श्रीनगर में शुरू किया है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, बीएसएफ और सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर में भी काम करती है और राजस्थान वाला पूरा इधर का एरिया देखती है। 1965 में स्थापित हुआ था, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, महानिदेशक है नितिन अग्रवाल, मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। अगला, शहर क्रेडिट शिक्षा कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए। तो इसको अभी महिला उद्यमिता मंच और ट्रांस यूनियन सिविल, इन दोनों के द्वारा मिल करके इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए WEP यानी कि विमेंस एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म और ट्रांस यूनियन सिविल के द्वारा 8 जुलाई को ये लॉन्च किया गया है। शहर एक शिक्षा क्रेडिट कार्यक्रम है, महिला उद्यमियों को वित्तीय साक्षरता और इससे रिलेटेड जो स्किल है वो प्रोवाइड की जाएगी। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य किसे घोषित किया गया है? तो कोलंबो सिक्योरिटी समिट, इसका 5वां सदस्य दोस्तों बांग्लादेश को शामिल किया गया, बांग्लादेश को इसके रूप में शामिल किया गया। देखिए कोलंबो सिक्योरिटी समिट जो है ना, अब अगेन देखिए एक और ग्रुप बन रहा है। शुरुआत मैंने आपको बताया ना कि ब्रिक्स है, एससीओ है, सार्क है, ठीक है, आसियान है, ऐसे ये कोलंबो सिक्योरिटी समिट है। तो कोलंबो सिक्योरिटी समिट में क्या है, अभी तक कौन कौन था? भारत था, मॉरिशस था, श्रीलंका था। श्रीलंका और भारत ये लोग तो मिलकर स्थापित ही किए थे, लेकिन अब इसको शामिल कर लिया गया, बांग्लादेश को भी 5वें सदस्य के रूप में। और मेजबानी इस बार मॉरिशस कर रहा है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोलंबो सिक्योरिटी समिट कहाँ आयोजित हुई, तो आप बताइएगा मॉरिशस में आयोजित हुई। सेशल्स को इस बार पर्यवेक्षक के रूप में रखा गया है, यानी आगे आने वाले टाइम पर ये भी आ सकता है। इस बार इनको बुलाया गया कि भाई आओ देखो हमारे यहाँ कैसे काम होता है। तो जब ये देखेंगे तो मतलब समझ लो ना, अभी अप्रेंटिस पर हैं ये, तो आगे चलकर इनको भी शामिल कर लिया जाएगा।
इससे पहले मॉरिशस को बुलाया जाता था या बांग्लादेश को बुलाया जाता था पर्यवेक्षक के रूप में। अगला, किस कंपनी ने भारत का पहला ऑयल एंड गैस ईटीएफ लॉन्च किया? ऑयल एंड गैस ईटीएफ ये क्या है? इसको अभी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने लॉन्च किया है। देखिए, आपको कई बार मैंने निफ्टी के बारे में बताया है, आपको निफ्टी बैंक के बारे में जरूर पता होगा, निफ्टी बैंक, आपको सेंसेक्स के बारे में सुना होगा आपने, ठीक है, इसके बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूँ। तो ये सब क्या है? कंपनियों के ग्रुप्स हैं। इन कंपनियों को देख कर, इनकी जो ग्रुप्स हैं उनको देख करके बाकी कंपनियों का अंदाजा लगाया जाता है या भारत की मार्केट का अंदाजा लगाया जाता है कि किस तरफ जा रही है। अब आ जाओ इस पर, ऑयल एंड गैस ईटीएफ पर। यहाँ पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने क्या किया है, ये एक प्रकार से म्यूचुअल फंड की कंपनी है। इसने क्या किया है कि एक ऐसा अपना ग्रुप बना दिया है जिसमें ये ऑयल और गैस की कंपनियों को लिस्ट करेंगे, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, आईओसीएल हो गया, ठीक है ना, भारत गैस हो गया, एचपी हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, इन सबको ये शामिल करके एक ग्रुप बनाएंगी और इस ग्रुप में ये पैसा लगाएंगे। जैसे बहुत लोग को ये इंटरेस्ट होता है ना कि हमारा पैसा जो है ना तेल वाली कंपनियों में लगाओ, क्योंकि तेल वाली कंपनियां अभी उठ बैठ रही हैं, मतलब कि अच्छा प्रॉफिट और लॉस कर रही हैं। विदेशी जब भी कोई इधर उधर चीजें होती हैं, मिडिल ईस्ट में कोई टेंशन बढ़ती है, तो ऑयल कंपनियों पे बहुत इफेक्ट देखने को मिलता है, तो कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं। तो इनके लिए यहाँ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने कहा है चलो हम एक अलग से ईटीएफ बना दे रहे हैं, एक ग्रुप बना दे रहे हैं जिसमें केवल और केवल ऑयल एंड गैस की कंपनियां होंगी। समझ में आई बात? चलो आगे। हाल ही में संयुक्त अभ्यास ब्रिलेस्टिक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ब्रिलेस्टिक ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज था और इसका आयोजन हुआ है दोस्तों अभी कजाकिस्तान में। कहाँ पर? कजाकिस्तान में हुआ है ब्रिलेस्टिक। यहाँ पर देखिए कौन कौन से देश शामिल थे, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सभी मिलकर के ये एक्सरसाइज किए हुए हैं, ठीक है ना। आप मिडिल ईस्ट के देश कह सकते हो, मिडिल ईस्ट के देशों ने मिलकर के एक्सरसाइज किया हुआ है। 11 से 17 जुलाई था ये। अगला, जून 2024 महीने के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे मिला? तो देखिए इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि जब भारत के ही दोनों खिलाड़ियों को अवार्ड मिला, मतलब सिर्फ भारत के ही नहीं, पूरी दुनिया में अभी तक जब जब भी मिलता था जिन जिन देशों के खिलाड़ियों को, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पुरुष और महिला दोनों को उसी मंथ के लिए मिला हो। तो इस बार ऐसा पहली बार हुआ है कि जसप्रीत बुमराह पुरुष के लिए और स्मृति मंधाना महिलाओं के लिए, इन दोनों को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड के बारे में जिनको ना पता हो, मैं बता दूं आपको कि आईसीसी हर महीने एक पुरुष खिलाड़ी और एक महिला खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड देता है पिछले महीने की परफॉर्मेंस को देखते हुए। तो अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक ही देश के दोनों खिलाड़ी चुने गए हों, है ना, लेकिन इस बार ऐसा हुआ। जसप्रीत बुमराह पुरुष के लिए और स्मृति मंधाना महिला के लिए जून महीने के लिए चुनी गई हैं, जून 2024 के लिए। ओके, चलिए 2021 से ये शुरुआत हुआ था, 2021 में जनवरी से, और सबसे पहला वाला ऋषभ पंत पाए थे। बाकी आईसीसी के बारे में 1909 में स्थापना हुई थी, ग्रेग बार्कले अध्यक्ष हैं, सीईओ हैं जे फ्लार्डिस, मुख्यालय दुबई में है। बहुत जल्द आपको अध्यक्ष के रूप में जय शाह का नाम दिख सकता है, ये मैं पहले से प्रिडिक्शन कर रहा हूँ। आगे हो सकता है ये बात साबित हो जाए सच, क्योंकि अभी चुनाव वगैरह चलने वाले हैं और बहुत बातें उठ रही हैं कि ये जो है प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। भाई बीसीसीआई पूरा 90% बोझा भी तो उठाता है आईसीसी का जितना डोनेशन मिलता है बीसीसीआई उसमें मैक्सिमम योगदान देता है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 4.9 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया? तो 4.9 लाख करोड़ रुपए का बजट अभी राजस्थान सरकार ने पेश किया है। काफी बड़ा बजट था, काफी मेगा बजट था। यहाँ की जो वित्त मंत्री हैं दिया कुमारी जी, जो कि उप मुख्यमंत्री भी हैं, इन्होंने ये बजट पेश किया और इसमें क्या कुछ रहा ये मैं आपके सामने यहाँ प्रेजेंट कर देता हूँ। जो राजस्थान स्पेशल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी लोग के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस बाकी लोग इतना पहली लाइन ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, 30 पर्यटन स्थलों का विकास, राजस्थान मंडपम, जैसे भारत मंडपम है नई दिल्ली में वैसे राजस्थान मंडपम जयपुर में बनेगा। इसके अलावा यहाँ पर ये भी कहा गया है खाटू श्याम जी मंदिर कॉरिडोर बनाया जाएगा, 100 करोड़ इस पर खर्च किए जाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें यहाँ पर खर्च करने की बात की गई। आगे, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस दोस्तों 12 जुलाई को मनाया जाता है और 18 जुलाई को मनाया जाता है मंडेला दिवस, ठीक है ना। मंडेला दिवस 18 जुलाई नेल्सन मंडेला की जयंती पर, और मलाला यूसुफजई की जयंती पर 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की हैं, इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। 17 साल की उम्र में ही 2014 में मिला था और आज तक की ये सबसे कम उम्र की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं।
इनके नाम पर एक क्षुद्रग्रह का भी नाम रखा गया है, 316201 मलाला। इसके अलावा इनकी एक पुस्तक भी है, आई एम मलाला, आई एम मलाला। ये पुस्तक पूछा जा सकता है, इन्होंने लिखी है, ऑटोबायोग्राफी। अगला, एक नई रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में सारस या क्रेन की आबादी बढ़कर कितनी हो गई है? इसको भी मैंने कवर कराया था अभी यूपी जीके में, यूपी करंट अफेयर में। यूपी स्पेशल एग्जाम की तैयारी करने वालों, यूपी स्पेशल करंट अफेयर का 2 पार्ट मैंने दिया है, खतरनाक पार्ट है दोनों, दोनों देख डालो, आराम से आपका करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। फिर भी ना तैयार हो तो ई बुक ले लो, यूपी का 2023 का 2024 का दोनों का करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ सारस और क्रोन की आबादी पूछी गई है, तो 19,918 अब हो गई है सारस क्रेन की आबादी। सारस क्रेन अगर आपको पता हो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है और भारत में सबसे ज्यादा सारस क्रेन पाए जाते हैं, और मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में पाए जाते हैं, और भारत में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। क्या? सारस या क्रेन। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और बाकी डिटेल तो मैं आपको बता ही दिया हूँ। तो धीरे धीरे ये संख्या आबादी बढ़ती गई और अब 2024 में 19,918 हो गई है। इटावा वन प्रभाग में सबसे ज्यादा है, 3,289। अगला, निम्न में से किस सुरक्षा बल ने सेवानिवृत्त हुए अग्निवीरों के लिए 10% सीटें आरक्षित करने की घोषणा की है? तो देखिए अभी अब बहुत सारी हो गई, अब ये क्वेश्चन तो पुराना हो गया, समझ लीजिए एक प्रकार से। अग्निवीरों के लिए 10% सीटें आरक्षित करने की घोषणा आरपीएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ में की थी। फिर यूपी गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट, मतलब जितने बीजेपी शासित गवर्नमेंट हैं, इन सब ने 10-10% सीटें अपने पुलिस में, जो पुलिस विभाग होता है उसमें भी रिजर्व कर दिया। तो अब ये क्वेश्चन ऐसा तो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना, कि निम्न में से किस बल ने किया, क्योंकि लगभग लगभग सभी ने कर दिया है। तो यहाँ पर अग्निवीर के बारे में बात कर लेते हैं। फिर अग्निपथ स्कीम लाई थी केंद्र सरकार, और उसके तहत जो उसमें सैन्यकर्मी होंगे वो अग्निवीर कहे जाते हैं। इनका कार्यकाल 4 वर्षों का होता है, 4 साल का होता है। 14 जून 2022 को ये शुरू किया गया था, लॉन्च किया गया था। 17.5 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाता है, लेकिन शुरुआत में 2 साल का इसमें मिला था, छूट मिला था, क्योंकि कोविड की वजह से 2 साल तक भर्तियां नहीं आई थी। अब इसके तहत क्या होता है कि जब इसमें जो भी भर्ती होती है उसमें 4 साल के बाद केवल 25% युवाओं को रिटेन किया जाता है, बाकी 75% को वहां से एलिमिनेट किया जाता है। वो आकर के बाकी अलग अलग प्रकार से नौकरियां ज्वाइन कर सकते हैं, और जो वो 75% आएंगे उन्हीं को 10% आरक्षण मिलेगा। ठीक है ना। ये 25% तो सेना में काम कर रहे होंगे, है ना। तो ये बात है, 23 वर्ष 2022 में सरकार ने बढ़ाई थी। अगला, किस जिले में उत्तर प्रदेश आम महोत्सव मनाया गया जिसके तहत 15 टन आम जापान भेजे गए? तो आम महोत्सव दोस्तों ये लखनऊ में होता है, लखनऊ में मनाया जाता है, और इस बार भी मनाया गया उत्तर प्रदेश आम महोत्सव। 15 टन आम जापान भेजे गए हैं, अभी आगे मलेशिया में भी भेजे जाएंगे। ये यूपी सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 40 टन जापान और मलेशिया आम भेजा जाएगा, उन लोग को आम खिलाया जाएगा। ठीक है। तो लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में योगी आदित्यनाथ जी ने इसका उद्घाटन किया आम महोत्सव का। यहाँ पर बताया गया 700 से ज्यादा आम की किस्में यहाँ पर प्रदर्शित की गई थी। अगला, किस सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग फीचर लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में सेफ्टी रिंग फीचर पीएनबी ने लॉन्च किया है। ये अपनी बैंकिंग सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सिक्योरिटी फीचर्स को बढ़ाने के लिए ये शुरू किया है पंजाब नेशनल बैंक ने। पंजाब नेशनल बैंक दोस्तों हिंदुस्तान के द्वारा, किसी भारतीय के द्वारा स्थापित और पूरी तरीके से भारतीय द्वारा ऑर्गेनाइज या ऑपरेटिव होने वाला पहला बैंक था। 1894 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। एमडी और सीईओ वर्तमान में है अतुल कुमार गोयल। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस दिनांक को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित करने की घोषणा की? तो देखिए अब से 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा, और मनाया क्या जाएगा, मतलब शोक दिवस के रूप में इसे याद किया जाएगा। संविधान हत्या दिवस पर मैंने आपको वीडियो भी दी है कि क्यों संविधान हत्या दिवस 25 जून को हुआ। संविधान हत्या दिवस 25 जून को इसलिए होगा क्योंकि 1975 में 25 जून को ही इमरजेंसी की घोषणा की थी तत्कालीन प्रधानमंत्री और भारत की पहली और इकलौती महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने। तो 1975 में जब इमरजेंसी की घोषणा की गई तो ये 21 मार्च 1977 तक चली, यानी 21 महीनों तक चली, और उस दौरान बहुत सारी चीजें हुई और संविधान का मतलब तार तार कर दिया गया था पूरी तरीके से। इस वजह से संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है केंद्र सरकार के द्वारा।
भारत में इमरजेंसी लगाने का प्रावधान 352 में कहा गया है। फखरुद्दीन अली शाह उस टाइम पर तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उनके आदेश पर लगाया गया राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, 3 प्रकार की इमरजेंसी लगती है, 352, 356, 360। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यों में आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। अगला, हाल ही में घोषणा के अनुसार किस राज्य में पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग यूनिवर्सिटी खोला जाएगा? तो पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग यूनिवर्सिटी झारखंड में खोला जाएगा। पूर्वी भारत है, ध्यान रखना, पूर्वोत्तर भारत नहीं है। जब पूर्वोत्तर भारत कहा जाए तभी 7 सिस्टर्स में से किसी एक को बताना है आपको। 7 सिस्टर्स जानते हो ना, लेकिन यहाँ पूर्वी भारत कहा जाए तो पूर्वी भारत में आप पूर्व साइड वाला, चाहे उड़ीसा, बंगाल या झारखंड, इन सबको भी ले लेना। ओके, तो झारखंड यहाँ पर है, इस क्वेश्चन में यहाँ कंफ्यूजन हो सकती थी, मैंने आपको बता दिया है। तो झारखंड के जो शिक्षा मंत्री है चंपई सोरेन, इन्होंने घोषणा की है। स्थानीय समुदायों की मदद के लिए जैव विविधता रिकॉर्ड करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थानीय कम्युनिटी की मदद से जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी का रिकॉर्ड कलेक्ट किया है केरल ने। केरल ने काफी समय पहले से इसको शुरू किया था और अब जाकर फाइनली ये कंप्लीट हुआ है। केरला बिकम द फर्स्ट स्टेट टू रिकॉर्ड बायोडाइवर्सिटी विद द हेल्प ऑफ लोकल कम्युनिटीज। ये अभी स्थानीय सुशासन मतलब कि लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी जो हैं उनके द्वारा जन जैव विविधता रजिस्टर, पब्लिक बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर तैयार किया गया है। ओके, अगला, किस एआई मॉडल ने दुनिया की पहली मिस एआई ब्यूटी पेजेंट का खिताब जीता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। दुनिया की पहली मिस एआई ब्यूटी पेजेंट का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये जीत लिया है दोस्तों, किसने? केंजा लेली ने। केंजा लेली जो हैं ये आपको यहाँ दिख रही हैं, ये हैं मोराको की और इन्होंने जीता है। कहाँ की हैं ये भी पूछा जाता है। अच्छा, ये हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये रियल में पर्सन नहीं है, ध्यान रखना, ये एआई के द्वारा बनाई गई मॉडल हैं। यहाँ पर भारत की तरफ से जारा सतावरी को भेजा गया था, तो इंडिया की तरफ से कौन रिप्रेजेंट करने गया था ये भी आपको बताना है। टॉप 10 में जगह बना पाई थी लेकिन ये टॉप नहीं कर पाई। पुरस्कार राशि $20,000 मिला है। फ्रांस की ललीना दूसरे पर रही, पुर्तगाल की ओलिविया तीसरे पर रही, मोरक्को की केंजा लेली टॉप पर रही। अगला, हाल ही में किसको प्रतिष्ठित पुरस्कार हंस वान हंटिंग से सम्मानित किया गया है? तो हंस वान हंटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है साथियों अभी हाल ही में प्रोफेसर के चोकलिंगम को। प्रोफेसर के चोकलिंगम जो हैं ये रिटायर्ड विक्टिमोलॉजिस्ट हैं। विक्टिमोलॉजिस्ट मतलब जान रहे हो, पीड़ित विज्ञान के पीड़ित शास्त्री हैं। जो पीड़ित होते हैं ना, मतलब जो विक्टिम्स होते हैं उन पर ये अध्ययन करते हैं और उनको मतलब उनको सुधार करने में जो भी मतलब इनका योगदान होता है वो करते हैं। तो तमिलनाडु के ये प्रमुख संस्थानों में पीड़ित विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में काम कर चुके हैं। इनको हंस वान हंटिंग पुरस्कार मिला है। अब ये तो थे टॉप 65 क्वेश्चंस 1 से लेकर 15 जुलाई तक के। यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के साथ मैं छोड़े जा रहा हूँ जो रिवीजन पॉइंट्स हैं, और ये पिछले महीने के भी हैं, इसमें पिछले कई महीनों के शामिल हैं। ये सब मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ। ये पीडीएफ में आपको मिलेगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ आपको एमजीटी ऐप पर मिलेगा। एमजीटी ऐप पर मिलेगा, तो ऐप डाउनलोड करो। इसमें आपको सूचकांक मिल जाएंगे, आयोजन सम्मेलन मिल जाएंगे, डीआरडीओ से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, दिवस वगैरह। ठीक है, और जाते जाते ई बुक और बुक अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, जैसा कि मैंने आपको बताया। यूपी जीके का लास्ट 6 मंथ का, इसके अलावा आपका मंथली करंट अफेयर का और विज्ञान का, स्टैटिक जीके का, सबकी ई बुक है, आप जाकर के ले सकते हो। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी दी जाएगी, तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।